दोस्तों, स्वागत है आपका मूवी ज्ञान चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एडोलसेंस मूवी की कहानी। आज की मूवी उन लोगों के लिए है जिनके सीने में दिल है और वो दूसरों के दर्द को अच्छे से समझते हैं। ये कहानी एक 13 साल के बच्चे पर आधारित है जो कि जवानी आने से पहले ही किसी लड़की के कत्ल में पकड़ा जाता है। फिर उसको जेल में ले जाकर पुलिस वाले उससे क्या क्या सवाल पूछते हैं और उसको कौन कौन से प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ते हैं। ये सब देखकर आपका दिल सहम जाएगा। उसके माँ बाप और उसकी फैमिली, उन लोगों को भी कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, ये सब आप इस कहानी में देखेंगे। दोस्तों, इस सीरीज के प्रत्येक दृश्य को एक ही टेक में शूट किया गया है, यानी कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम लुक नाम के एक पुलिस वाले को देखते हैं जो कि अपनी कुलीग मीशा के साथ सुबह 6 बजे ड्यूटी कर रहा था। तभी उसके पास पुलिस स्टेशन से फोन आता है कि टारगेट के घर पर पहुंचो। फिर वो दोनों टारगेट के घर की तरफ जाने लगते हैं। वहां पर और भी बहुत सारी पुलिस की कारें आई हुई थी। तभी वो लोग एडी मिलर के घर पर पहुंच जाते हैं और घर का दरवाजा तोड़कर घर के अंदर घुस जाते हैं। मिलर चिल्लाता रहता है कि जरूर आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है, आप लोग गलत घर में घुस आए हैं। लेकिन लुक कहता है कि हमारे पास आपके घर में घुसने का वारंट है, आपका बेटा कहाँ है। फिर वो उसके बेटे के रूम में जाता है और कहता है, जेमी मिलर, सुबह के 6:15 बजे हैं और मैं तुम्हें खून के इल्जाम में गिरफ्तार कर रहा हूँ। तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है और अगर कुछ भी कहोगे तो वो कोर्ट में तुम्हारे खिलाफ एविडेंस माना जाएगा। तुम्हारे पास कोई भी नुकीली या तेज धार चीज हो तो हमें बता दो। फिर वो जेमी की गीली पैंट देखकर कहता है, क्या मैं तुम्हारे पापा को बुलाऊं? लड़का कहता है, बुला दो। फिर वो एडी को ऊपर बुलाता है और पैंट चेंज करने के लिए कहता है। उस समय बाकी के पुलिस वाले घर की तलाशी लेते हैं और घर में जितने भी बिना धोए कपड़े हैं सभी को एविडेंस के तौर पर अपने साथ ही ले जाते हैं। फिर वो लोग मिलर फैमिली को बताते हैं कि हमने तुम्हारे बेटे को मर्डर के इल्जाम में पकड़ा है, इसलिए अगर आप लोग चाहें तो हमारे पीछे पीछे पुलिस स्टेशन आ सकते हैं। आपके घर में जितने भी सामान का नुकसान हुआ है उसके लिए आपको कंपनसेशन मिल जाएगी। उस समय वो पूरी फैमिली चिल्ला रही थी कि हमारा बेटा बेकसूर है, आप लोग एक बच्चे को बंदूक के जोर पर अपने साथ ले जा रहे हैं। लेकिन पुलिस वाले उनकी बात का कोई भी जवाब नहीं देते और उस लड़के को वहां से ले जाने लगते हैं। वो लड़का बस डैड डैड ही चिल्लाता रहता है और फिर रोने लगता है। फिर लुक अपने स्टेशन में फोन करके बताता है कि हम उस लड़के को लेकर आ रहे हैं और फोन काटने के बाद जेमी को कहता है, बेटा सब्र से काम लो और चुप हो जाओ। जेमी कहता है, मैंने कुछ नहीं किया। फिर लुक कहता है, बच्चे, कुछ भी कहने के लिए ये जगह सही नहीं है। स्टेशन जाकर अगर तुमसे कुछ भी पूछा जाए तो तुम कहना कि तुम्हें लॉयर चाहिए और तब तक तुम चुप रहोगे। चुप रहने से तुम्हारे केस पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक तुम्हें तुम्हारा लॉयर नहीं मिल जाता तब तक ये अंकल तुम्हारे साथ रहेंगे ताकि तुम पर किसी भी तरह का दबाव ना डाला जाए। फिर कुछ ही देर बाद वो लोग पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। जेमी उस समय बहुत डरा हुआ था। फिर लुक उसको सार्ज के पास लेकर जाता है और कहता है कि इसका नाम जेमी है और ये 13 साल का है, हमने इसको मर्डर के जुर्म में पकड़ा है। फिर सार्ज कहता है, बेटा मुझे इससे कोई मतलब नहीं तुमने मर्डर किया है या नहीं, बस मैं तुमसे जो कुछ भी पूछूं तुम मुझे उसका सही से जवाब दो। क्या तुम्हें तुम्हारे राइट्स के बारे में पता है? यानी तुम्हें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे मुंह से निकला एक भी शब्द एविडेंस माना जा सकता है। बेटा, क्या तुम्हारे पास लॉयर है या फिर हम तुम्हें स्टेशन से ही प्रोवाइड करवाएं? जेमी कहता है, मुझे नहीं पता, मेरे पापा से पूछ लीजिए। फिर सार्ज कहता है कि तुम एक माइनर हो, इसलिए क्या तुम अपने साथ किसी को भी लाना चाहते हो? जेमी कहता है, मुझे मेरे डैड चाहिए। फिर वो पूछता है, क्या इस समय तुम्हारी कोई दवाई वगैरह चल रही है या फिर कोई अस्थमा या फिर सीरियस एलर्जी? जेमी कहता है, नहीं। फिर वो पूछता है, क्या तुमने कभी खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है? जेमी कहता है, नहीं। फिर सार्ज कहता है कि मैं 6:31 पर तुम्हारे लिए एक डिटेंशन अप्रूव कर रहा हूँ ताकि ऑफिसर्स तुमसे पूछताछ करके उस क्राइम का एविडेंस ढूंढ सकें जिसका तुम पर इल्जाम लगा है। डिटेंशन के दौरान तुम, तुम्हारे फादर या तुम्हारा लॉयर अपनी बात खुल कर रख सकते हो। अभी तुम्हें तुम्हारे सेल के अंदर लेकर जाएंगे, वहां तुम्हें तुम्हारा नाश्ता दिया जाएगा। इतने में उसकी फैमिली भी वहां पर आ जाती है। उसके पापा कहते हैं, बेटा तुम घबराना नहीं, हम सब यही हैं। जेमी कहता है, क्या मैं अपने पापा के पास जाऊं? फिर सार्ज कहता है, बेटा तुम प्रोटोकॉल पर ध्यान दो, जितनी जल्दी ये सब खत्म होगा तुम्हारे पापा उतनी ही जल्दी तुम्हारे पास आ जाएंगे। लेकिन जेमी रोने लगता है। फिर पुलिस वाले जेमी को उसके ड्राई सेल में लेकर जाते हैं, यानी कि अगर उसको टॉयलेट जाना है तो उसे पुलिस वालों को बताना होगा। फिर जेमी को सेल में बंद कर दिया जाता है। तभी लुक उसके मॉम डैड से मिलने जाता है और कहता है कि मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। क्या आपका कोई फैमिली लॉयर है?
अगर नहीं है तो हम प्रोवाइड करवाएंगे। वो हमारे लिए काम नहीं करते, बल्कि वो उनकी ड्यूटी है आपके बेटे के राइट्स को प्रोटेक्ट करना। एडी कहता है कि मैंने तो सुना है कि फ्री की चीजें काम की नहीं होती, लेकिन लुक कहता है यकीन मानिए यहाँ के लॉयर बहुत ही काबिल है। फिर वो सब मान जाते हैं। फिर लुक कहता है कि अगर आपको लगता है कि पुलिस वालों ने आपके साथ घर पर बुरा बर्ताव किया है तो आप उनके खिलाफ कंप्लेंट नोट करवा सकते हैं, लेकिन वो सब मना कर देते हैं। फिर लुक बताता है कि जेमी चाहता है कि आप उसके सपोर्टिंग एडल्ट बने, यानी कि पूछताछ और ब्लड टेस्ट या अन्य टेस्ट के दौरान आप उसके साथ रहें। यहाँ पर कॉफी मशीन भी लगी है, जब तक आपको ना बुलाया जाए तब तक आप थोड़ी कॉफी पी लीजिए। फिर उनकी बेटी लीसा पूछती है कि अब जेमी के साथ क्या होगा। फिर उसकी माँ उसको हौसला देती है, बेटा सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि इन लोगों को गलतफहमी हुई है। कुछ देर बाद मीशा अपने डेस्क पर जाती है और लुक से मिलती है। लुक पूछता है क्या तुम्हें उसके पापा पर शक है, क्योंकि ऐसा ही एक केस पहले भी आया था। उस केस में लड़के का बाप लड़के से गलत काम करवाता था, लेकिन मीशा कहती है कि इस केस में मुझे ऐसा नहीं लग रहा। फिर वो पूछता है क्या फोरेंसिक की कोई रिपोर्ट आई, क्योंकि उन्होंने पूरे घर की अच्छे से तलाशी ली थी। मीशा कहती है मैं अभी पता करती हूँ। फिर लुक थोड़ा टहलने के लिए चला जाता है। फिर वो अपने घर पर फोन करके अपने बेटे के बारे में पूछता है कि क्या वो ठीक है, क्योंकि उसका टेक्स्ट आया था कि उसके पेट में कुछ गड़बड़ है। दरअसल लुक का बेटा भी उसी स्कूल में पढ़ता है जिस स्कूल में जेमी पढ़ता है। अगले सीन में हम देखते हैं एक नर्स जेमी के पास जाती है और पूछती है कि क्या तुम्हें पता है अरेस्ट होने का क्या मतलब है। जेमी कहता है पुलिस को लगता है कि मैंने कोई क्राइम किया है और सच्चाई पता लगने तक मुझे यहीं पर रहना होगा। फिर नर्स पूछती है कि तुम्हें लॉयर की जरूरत क्यों पड़ सकती है। जेमी जवाब देता है ताकि मैं प्रेशर में आकर कोई गलत जवाब ना दे दूं। दरअसल वो इस तरह के सवाल करके जेमी की दिमाग की कंडीशन का टेस्ट कर रही थी। फिर नर्स के जाने के बाद जेमी के पापा उसको समझाते हैं बेटा तुम कुछ खा लो वरना कमजोरी आ जाएगी, लेकिन वो तो बस रोता रहता है और कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, आपको तो मुझ पर भरोसा है ना डैड। फिर उसके पापा कहते हैं हाँ बेटा, मुझे तुम पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है। दूसरी तरफ वो नर्स सार्ज को जाकर बताती है कि बच्चा होशियार है, उसकी कोई भी दवा नहीं चल रही। फिर वो सार्ज को अपनी रिपोर्ट देती है। इतने में वहां पर लॉयर भी आ जाता है। फिर एक पुलिस वाला उसको मिलर फैमिली के पास छोड़कर आता है। सबसे पहले लॉयर उनको अपना प्रोटोकॉल समझाता है कि मुझे जेमी को अरेस्ट करने वाले ऑफिसर्स की इजाजत लेकर उससे पूछताछ करनी होगी। फिर वो पूछता है क्या पुलिस वालों ने आपके साथ गलत व्यवहार किया है। फिर जेमी के मॉम डैड बताते हैं कि पुलिस वाले दरवाजा तोड़कर हमारे घर में घुस गए और पूरा घर बर्बाद कर दिया। लॉयर कहता है कि इस तरह के केस में अक्सर ऐसा होता है। चलो अब मैं केस की ब्रीफिंग लेने जाता हूँ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। फिर वकील पूछताछ वाले रूम में जाता है और कुछ ही देर में वहां पर लुक और मीशा भी आ जाते हैं। फिर वकील उन दोनों से केस के बारे में कुछ जरूरी बातें पूछता है, जैसे कि उसको कितने बजे पकड़ा, कोई फिजिकल नुकसान तो नहीं पहुंचाया, खाने को कुछ दिया या नहीं, या फिर उसके अधिकारों के बारे में बताया गया है या नहीं कि वकील के आने तक उसको चुप रहने का अधिकार है। फिर वो विक्टिम के बारे में पूछता है। लुक बताता है कि उसके ऊपर किचन नाइफ से कई बार हमला किया गया है। इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। तभी कुछ देर बाद जेमी को बुलाकर उसकी तस्वीरें खींची जाती है। इतने में वहां पर लॉयर भी आ जाता है और उसको अपना परिचय देता है। फिर नर्स उसका डीएनए सैंपल लेती है और उसके बाद जेमी की सभी फिंगर्स के प्रिंट लिए जाते हैं। तभी एक पुलिस वाला कहता है कि हमें तुम्हारे फोन का पासवर्ड चाहिए, लेकिन वकील कहता है कि इनको पासवर्ड देना जरूरी नहीं है जेमी, इसलिए जेमी मना कर देता है। फिर जेमी का ब्लड सैंपल लिया जाता है और उसके बाद उसको कपड़े उतारने के लिए कहा जाता है ताकि उसकी अच्छे से तलाशी ली जा सके। ये बात उसके पापा को बहुत बुरी लगती है, लेकिन ये भी प्रोटोकॉल का एक हिस्सा था, क्योंकि पुलिस को जानना था कि उसकी बॉडी पर कहीं भी खरोंचों के निशान तो नहीं है। लेकिन जेमी के पापा ऐसा करने से मना कर देते हैं। फिर लॉयर उनको समझाता है कि ये लोग ऐसा कर सकते हैं क्योंकि ये इनका अधिकार है। फिर जेमी के पापा को छोड़कर बाकी सब लोग अपना मुंह मोड़ लेते हैं और वो पुलिस वाला उसके कपड़े उतारकर उसको अच्छे से चेक करता है। ये सब देखकर उसके पापा अंदर से टूट जाते हैं, क्योंकि कोई भी बाप नहीं चाहेगा कि कोई भी उसके बेटे के कपड़े उतारकर उसको इस तरह से चेक करे। फिर चेकिंग करने के बाद पुलिस वाले उसके कपड़े अपने साथ ही ले जाते हैं और उसको पहनने के लिए कोई दूसरे कपड़े दिए जाते हैं। फिर सभी टेस्ट होने के बाद लॉयर पुलिस वालों की इजाजत लेकर जेमी से कुछ सवाल जवाब पूछने के लिए उसको अलग ही रूम में लेकर जाता है। फिर वकील उसको बताता है कि मेरा और तुम्हारे पापा का काम है तुम्हें बचाना, क्योंकि पुलिस तुम्हें आरोपी मानती है। इसलिए अगर तुमसे कोई भी कुछ भी पूछे तो कहना नो कमेंट, लेकिन हर सवाल के लिए ये नहीं कहना वरना तुम मुसीबत में आ जाओगे। बस उस सवाल के लिए ही कहना है जो कल रात वाली घटना के साथ जुड़े हैं।
यानी कि जिस सवाल के लिए तुम श्योर ना हो कहना नो कमेंट, और मैं उस वक्त तुम्हारे साथ ही रहूंगा तुम्हें डिफेंड करने के लिए। तुम्हारे पापा भी जब चाहें तुम्हारी तरफ से बोल सकते हैं। फिर वकील कहता है कि मैं अभी देख कर आता हूँ कि वो लोग तुम्हारे इंटरव्यू के लिए कैसी तैयारी कर रहे हैं, मैं बस अभी आया। फिर एडी भी वकील के पीछे पीछे बाहर जाता है और कहता है देखिए सर, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या बोलना है, क्या आप मुझे बताएंगे? फिर वकील कहता है मैं समझ सकता हूँ, आप बस शांत रहिए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। फिर वो अपने बेटे के पास जाकर बैठ जाता है। फिर वो अपने बेटे को कहता है देखो, कल तुमने कुछ भी किया हो या ना किया हो, मैं बस सिर्फ तुमसे सच सुनना चाहता हूँ, क्या ये सब तुमने किया है? जेमी कहता है नहीं। फिर उसके पापा उसको हौसला देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर वकील उनको बुलाने के लिए आता है और एक बार फिर से समझाता है कि हमने जो बातें की हैं उन सब बातों को ध्यान में रखना। फिर वो सभी पूछताछ वाले रूम में चले जाते हैं। इंटरव्यू शुरू करने से पहले लुक बताता है कि हम ये इंटरव्यू रिकॉर्ड करने वाले हैं, ऑडियो और वीडियो दोनों में, और दूसरी तरफ तुम्हारा किसी भी बात का जवाब देना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर तुम सभी बातों के जवाब नहीं दोगे तो तुम्हारा केस कमजोर पड़ सकता है। फिर वो पहला सवाल पूछता है कि कल रात तुम क्या कर रहे थे? जेमी कहता है नो कमेंट। फिर लुक कहता है कि मैंने तुम्हारी टीचर से तुम्हारी स्कूल रिपोर्ट मंगवाई है, तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो, लेकिन तुम्हारी टीचर ने बताया है कि पिछले कुछ समय से तुम्हारा बर्ताव थोड़ा अजीब रहा है, क्या तुम बताओगे क्यों? जेमी कहता है मुझे नहीं पता। फिर वो जेमी से उसके दोस्तों का नाम पूछता है और कहता है कि मेरा यकीन करो, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जेमी कहता है नो कमेंट, क्योंकि आपने मेरे साथ जो भी किया है उसके बाद मुझे आप पर भरोसा नहीं है। लुक कहता है कोई बात नहीं। फिर वो जेमी को कुछ मॉडल्स की तस्वीर दिखाता है और कहता है कि ये सभी तस्वीरें तुमने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्ट की थी, जिन पर बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं, क्या तुम्हें इस तरह की लड़कियों को देखकर अट्रैक्शन होती है? जेमी कहता है हाँ। फिर वो पूछता है क्या तुम चाहते हो तुम्हारी भी ऐसी कोई गर्लफ्रेंड हो, मॉडल टाइप? जेमी कहता है नहीं, ये सब मुझसे बहुत बड़ी है। फिर वो जेमी को उसके दोस्तों की फोटोज दिखाता है और उनके नाम पूछता है। फिर काफी फोर्स करने के बाद जेमी बताता है कि ये है टॉमी और ये है रायन। फिर वो पूछता है कि तुम लोग इंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हो? जेमी कहता है कि हम लोग घूमने के लिए जाते हैं। फिर लुक पूछता है कि क्या कल रात भी तुम उनके साथ घूम रहे थे? जेमी कहता है नो कमेंट। फिर लुक बताता है कि कल रात क्राइम सीन पर पुलिस वालों को तुम्हारे कपड़े तो नहीं मिले, लेकिन तुम्हारे जूते मिल गए, क्या ये तुम्हारे हैं? जेमी कहता है मुझे याद नहीं। फिर मीशा पूछती है क्या तुम केटी नाम की किसी लड़की को जानते हो? तुम लोग एक साथ इंग्लिश की ट्यूशन पर भी जाते हो? जेमी कहता है हाँ। फिर मीशा पूछती है क्या तुम दोनों दोस्त हो? जेमी पूछता है क्या कल रात उसी लड़की का मर्डर हुआ है? लुक कहता है बिल्कुल, शायद ये बात तुम्हें पहले से पता थी, इसीलिए तुम चालाकी दिखा रहे हो। फिर मीशा पूछती है कि क्या तुम दोनों के बीच में कुछ सेक्सुअल चीजें या फिर बातें हुई थी? जेमी कहता है नहीं। फिर वो पूछते हैं क्या कल रात 8:30 बजे तुम उससे मिलने गए थे? जेमी अब की बार फिर से इनकार कर देता है। फिर वो एडी से पूछता है कि कल रात आप कहाँ थे? एडी कहता है कि मैं कल रात से अपनी ड्यूटी पर था और जब सुबह घर पर आया तो 10 मिनट बाद आप लोग आ गए। फिर लुक जेमी से पूछता है कि क्या तुमने ही उसे मारा है? जेमी कहता है कि मुझे लगता है आप लोगों ने मुझे कोई और ही समझ लिया है। लुक बताता है कि उस लड़की को 7 बार चाकू मारा गया है, गर्दन, छाती, हाथ पांव और जांघ पर। ये बात सुनकर वकील कहता है कि हमें 10 मिनट का ब्रेक चाहिए, लेकिन उसके पापा कहते हैं नहीं, मेरे बेटे ने कहा है कि ये उस लड़की को नहीं जानता, इसलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है। फिर लुक उसको सीसीटीवी फुटेज के कुछ प्रिंट दिखाता है और पूछता है कि तुम उसका पीछा क्यों कर रहे थे? क्या तुम्हारा उसके साथ कोई झगड़ा चल रहा था? जेमी कहता है नहीं, ये मैं नहीं हूँ। फिर वो अपने लैपटॉप में जेमी को एक सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें जेमी उस लड़की के साथ बहस कर रहा था। फिर वो लड़की जेमी को धक्का देकर गिरा देती है और फिर उसके बाद जेमी उस लड़की को गिराकर उस पर बार बार चाकू से वार करता है। ये सब देखकर एडी हैरान रह जाता है और जेमी रोने लगता है। अब तो लुक के पास जेमी के खिलाफ पक्के सबूत थे। फिर वो कहता है कि तुमने कल वारदात को अंजाम देने के बाद अपने कपड़ों को तो फेंक दिया, लेकिन वो महंगे वाले जूते नहीं फेंके, उन जूतों पर अभी भी खून के निशान होंगे। सब कुछ साफ है जेमी, तुमने ही उस लड़की का खून किया है। क्या तुम केटी की मोम से माफी मांगना चाहोगे? लेकिन जेमी उनकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता। फिर लुक सुबह 7:12 पर इस इंटरव्यू को खत्म कर देता है और वहां से चला जाता है। उसके साथ मीशा भी बाहर चली जाती है और वकील भी। अब उस रूम में वो दोनों बाप बेटा ही रह जाते हैं। एडी तो जैसे सुन सा हो जाता है ये जानकर कि उसके बेटे ने कितना बड़ा पाप किया है। फिर जेमी कहता है डैड, ये सब मैंने नहीं किया, लेकिन एडी फूट फूट कर रोने लगता है
क्योंकि उसने अपनी आंखों से सबूत देखे थे। फिर वो कहता है, बेटा ये क्या कर दिया तुमने, और फिर वो रोते हुए अपने बेटे को गले लगा लेता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। सेकंड एपिसोड में हम देखते हैं लुक अपने बेटे को मैसेज करता है कि इस समय मैं तुम्हारे स्कूल के बाहर ही हूँ, शायद मुझे तुम्हारी क्लास में भी आना पड़ सकता है, लेकिन मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। तभी उनके पास एक टीचर आती है और कहती है कि आप लोग मेरे साथ चलिए, पहले आपको थोड़ा प्रोटोकॉल फॉलो करना होगा, उसके बाद हम लोग क्लास में जाएंगे। फिर प्रोटोकॉल पूरा करने के बाद वो लोग केटी की फ्रेंड जेड से मिलते हैं और फिर उसको साथ लेकर ऑफिस में जाते हैं। फिर लुक उसको बताता है कि मैं केटी के केस का इन्वेस्टिगेटर हूँ, ये मेरा कार्ड है, आगे मेरा नंबर लिखा है और पीछे केस का नंबर लिखा है, इससे तुम ये जान सकती हो कि केटी के केस में कितनी प्रोग्रेस हुई है। फिर जेड कहती है कि ये बेकार की फॉर्मेलिटी छोड़ो, पूछो क्या पूछना है। फिर लुक पूछता है कि हमने कातिल को तो पकड़ लिया है, लेकिन क्या तुम उस मर्डर वेपन के बारे में कुछ बता सकती हो या फिर केटी के बारे में। लेकिन वो बदतमीज लड़की कहती है कि स्कूल में तुम्हारा बेटा भी पढ़ता है एडम, वो बहुत ही अजीब है और तुमसे तो उसका चेहरा भी नहीं मिलता। लुक कहता है कि इस केस से मेरे बेटे का क्या ताल्लुक। फिर वो लड़की कहती है, तो सुनिए, केटी मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त थी, उस पर चाकू से हमला हुआ, अब उसने खुद को तो चाकू मारे नहीं होंगे। फिर मीशा पूछती है कि उसका जेमी के साथ क्या रिलेशन था। जेड बताती है कि वो तो केटी के आसपास भी नहीं भटकता था। अब तुम लोग क्या चाहते हो, मैं अपनी मरी हुई दोस्त की बुराई करूं? फिर वो उन सब के साथ बदतमीजी करने लगती है, इसलिए लुक उसे जाने को कहता है। फिर जाते जाते वो कहती है, नाकारा पुलिस वाले। फिर वो लोग जेमी की क्लास में जाते हैं और कहते हैं कि आप सब लोग को पता ही होगा कि कल रात स्कूल की एक लड़की का मर्डर हुआ है, मर्डर वेपन अभी तक नहीं मिला, सो किसी को भी उसके बारे में कुछ भी पता हो तो हमें बता देना। तभी एक लड़का हंसते हुए कहता है, क्या आपके पास मर्डर की वीडियो है, हमें देखनी है। इतने में वहां पर उनकी क्लास के टीचर मिस्टर मलिक भी आ जाते हैं, जो कि हर बार की तरह लेट थे। फिर लुक उनको अपना कार्ड देता है और कहता है कि कुछ भी पता चले तो हमें बताना। फिर वो जाते हैं केटी की क्लास में। लुक का बेटा भी उसी क्लास में पढ़ता था, लेकिन जैसे ही लुक कुछ पूछने लगता है तो असेंबली के लिए बेल बज जाती है और उनका सवाल अधूरा ही रह जाता है। फिर स्कूल से बाहर जाकर लुक मिस्टर मलिक से मिलता है और पूछता है कि आप जेमी को पढ़ाते थे, क्या वो किसी बात से परेशान था? लेकिन मलिक कहता है, मैं उसको हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, उसके बारे में मुझे कुछ ज्यादा नहीं पता। फिर सॉरी बोलकर वो चला जाता है। तभी केटी की फ्रेंड जेड रायन को एक जोरदार पंच देती है और कहती है, ये तुमने क्या किया कमीने, मेरी फ्रेंड को मार दिया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। फिर वहां पर टीचर्स भी आ जाते हैं और उन दोनों की लड़ाई छुड़वाते हैं। तभी एक बच्चा उसको बुली करने लगता है कि एक लड़की से पीट गया, शर्म नहीं आती। फिर सब लोग उस पर हंसने लगते हैं। दोस्तों, यहाँ के बच्चों को देखकर लग रहा है कि इनको कुछ इंडियन टीचर्स की जरूरत है, फिर शायद ये 2 दिन में ही सीधे हो जाएं। कुछ देर बाद दोनों पुलिस वाले और टीचर रायन से मिलने के लिए जाते हैं। लुक कहता है, बेटा क्या तुम ठीक हो? देखो, मैं तुमसे कुछ जरूरी बातें पूछना चाहता हूँ, इसलिए क्या तुम लॉयर या फिर किसी गार्डियन को बुलाना चाहते हो? रायन कहता है, नहीं। फिर लुक पूछता है, क्या तुम कल रात के बारे में हमें कुछ बता सकते हो? कल जेमी का मूड कैसा था? रायन कहता है, हर रोज जैसा था, नॉर्मल। फिर लुक पूछता है, क्या तुम्हें उस मर्डर वेपन के बारे में कुछ पता है, यानी चाकू जिससे केटी का मर्डर हुआ था? ये बात सुनकर रायन कहता है, मुझे जाना है, और फिर वो सबके रोकते रोकते वहां से चला जाता है। रायन को देखकर ऐसा लग रहा था कि यह लड़का कुछ जानता है, कुछ तो था जिसको वो मन में छुपाए हुए था या फिर जिससे डर रहा था। तभी कुछ देर बाद लुक का बेटा उसके पास आता है और कहता है कि मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। फिर वो दोनों एक क्लासरूम में जाते हैं, जहां जाकर एडम बताता है कि मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूं। क्या आपने इन दोनों के इंस्टाग्राम चेक किए? केटी जेमी को एक कमेंट में बुली कर रही थी, वो उसे नल्ला बोल रही थी, यानी कि वो किसी काम का नहीं और हमेशा वर्जिन रहेगा। जिसने भी उसका कमेंट लाइक किया है, इसका मतलब ये है कि वो सभी उसकी बात से सहमत हैं। मैं आपको ऐसे कई और कमेंट दिखा सकता हूँ। मुझे लगता है कि आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप इस केस में गलतियां करें। फिर वो पूछता है, बेटा क्या तुम्हें भी लोग इस तरह बुली करते हैं? एडम कहता है, नहीं, मुझे नहीं करते। फिर जब लुक अपनी साथी के पास जाता है तो बताता है कि इंस्टाग्राम को लेकर हमारे सारे अंदाजे गलत निकले। केटी जेमी को बुली किया करती थी, वो उसे नल्ला बोल रही थी। फिर टीचर इस बात पर अफसोस जताती है और कहती है कि कभी भी आपको कुछ भी जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। फिर लुक और मीशा वहां से जाने लगते हैं। लुक कहता है कि कहानी में नया ट्विस्ट आ गया है, मुझे नहीं लगता कि ये बच्चे यहाँ पर कुछ सीखने आते हैं, मुझे तो लगता है कि ये बस तमाशा करने आते हैं। यहाँ हर बच्चे के पास मोबाइल है, टीचर लेट आते हैं, अब तो इन बच्चों का भविष्य ऊपर वाले के हाथ में है।
अब स्कूल आकर ये दोनों थोड़ा निराश थे, क्योंकि ये दोनों स्कूल में वजह जानने के लिए आए थे कि जेमी ने केटी का खून क्यों किया, लेकिन अब तक इन दोनों को ये वजह नहीं मिल पाई थी। फिर लुक कहता है कि रायन जरूर कुछ जानता है और वो हमसे छुपा रहा है। फिर वो वापस उसकी क्लास में जाता है और मिस्टर मलिक को कहता है कि मुझे रायन से बात करनी है, लेकिन रायन तो डर के मारे विंडो से बाहर भाग जाता है। फिर लुक उसका पीछा करता है और थोड़ी दूर जाकर उसको पकड़ लेता है। फिर वो पूछता है कि केटी जेमी को नल्ला क्यों बोल रही थी, बताओ मुझे। लेकिन रायन कहता है कि ये बात आप टॉमी से क्यों नहीं पूछते, वो भी तो जेमी का दोस्त है। लेकिन लुक कहता है होगा वो दोस्त, लेकिन तुम्हारे जैसा दोस्त नहीं है। अब बताओ मुझे, क्या जेमी को चाकू तुमने दिलाया था? मेरी बात को समझो, एक लड़की का खून हुआ है, सच्चाई क्या है मुझे बताओ। फिर रायन बताता है कि वो चाकू मेरा था। इतने में वहां पर पुलिस आ जाती है, इसलिए वो उसको अरेस्ट कर लेते हैं ताकि पुलिस स्टेशन ले जाकर पूरी सच्चाई जान सके। फिर मीशा उसको उसके अधिकार बताती है कि तुम चाहो तो चुप रह सकते हो और तुम्हें वकील दिया जाएगा। फिर लुक कहता है कि इसको अंदर डालो और इसके घर वालों को इत्तला करो और इसके साथ साथ तुम जेमी पर भी चार्ज लगाओ। मुझे किसी से बात करनी है, पुलिस स्टेशन में मिलता हूँ। फिर वो स्कूल के बाहर जाकर अपनी कार में बैठ जाता है और अपने बेटे का इंतजार करने लगता है। फिर जैसे ही उसका बेटा बाहर आता है तो वो उसको कहता है कि मुझे भूख लगी है, क्यों ना हम साथ चलकर कुछ खाए पिए, चलोगे मेरे साथ? एडम मान जाता है। फिर वो दोनों कुछ खाने के लिए रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। तभी एडी मिलर वारदात वाली जगह पर पहुंचता है और जिस जगह पर केटी का मर्डर हुआ था वहां पर बुके रखकर उसको श्रद्धांजलि देता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। दोस्तों, थर्ड एपिसोड देखने से पहले मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आप ये वीडियो अपनी फैमिली के साथ बैठकर देख रहे हैं तो कृपया हेडफोन पहन लें, क्योंकि कुछ आपत्तिजनक सवाल जवाब आने वाले हैं। थर्ड एपिसोड में हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में स्टैंडिंग सीकर ट्रेनिंग सेंटर से ब्रिटनी नाम की एक विजिटर साइकोलॉजिस्ट आती है। फिर वो सीधा सिक्योरिटी रूम में जाती है और ऑफिसर को कहती है कि मुझे कल की सिक्योरिटी फुटेज देखनी है। मुझे पता लगा है कि कल जेमी ने अपने दोस्त के साथ लड़ाई झगड़ा किया है। फिर वो ऑफिसर ब्रिटनी को जेमी और रायन की लड़ाई वाली फुटेज दिखाता है और बताता है कि इस समय जेमी आपको हॉल में मिलेगा। फिर ब्रिटनी कहती है कि मुझे मशीन से थोड़ी हॉट चॉकलेट चाहिए। फिर वो कॉफी वाली मशीन से एक कप में हॉट चॉकलेट भर लेती है और उसके ऊपर कुछ मार्शमैलो डाल देती है। उस समय वहां पर किसी बच्चे के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। फिर ऑफिसर बताता है कि हमारी बेसमेंट में एक टॉर्चर लैब भी है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड। हम वहां पर लोगों को सुधारने का काम करते हैं। फिर वो ब्रिटनी को जेमी के पास लेकर जाता है। वहां जाकर ब्रिटनी जेमी को हॉट चॉकलेट देती है और अपने साथ लाया हुआ सैंडविच भी। पहले तो वो जेमी के साथ प्यार भरी बातें करती है, इधर उधर की, यूं ही आलतू फालतू बातें, जैसे कि तुम्हारे दादा दादी कैसे हैं, क्या वो घर पर कभी आते जाते हैं, उनकी तुम्हारे पापा के साथ बनती है या नहीं, वगैरह वगैरह। लेकिन जेमी कहता है कि आप जब यहाँ पर पहली बार आई थी तो आप मुझसे ये जानना चाहती थी कि मर्डर करके मुझे कैसा लग रहा है, लेकिन अभी आप आलतू फालतू बातें कर रही हैं और प्लीज मेरे डैड बहुत अच्छे हैं, इसलिए आप उनके बारे में बात मत कीजिए। फिर वो कहता है कि आप मुझे अपने नोट्स दिखाइए, क्योंकि मुझे देखना है आप मेरे बारे में क्या लिखती हैं। ब्रिटनी कहती है कि मैं तुम्हें नहीं दिखा सकती क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट लिख रही हूँ, एक प्री सेंटेंस ऑफेंस रिपोर्ट, जो कि मुझे जज साहब को ही दिखानी है ताकि वो उसको पढ़कर तुम्हारे बारे में समझ सके। पहली मीटिंग में मैंने तुमसे कुछ सीरियस सवाल पूछे थे, लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि अगर किसी के उलझे हुए दिमाग को समझना है तो सीधे सवाल काम में नहीं आते। क्या हम फिर से शुरू करें? आज मैं तुमसे तुम्हारे झगड़े के बारे में जानना चाहती हूँ। जेमी कहता है शुरुआत उसने की थी, वो हमारा पुराना झगड़ा था। फिर ब्रिटनी पूछती है कि तुम मर्दानगी के बारे में क्या सोचते हो। जेमी कहता है मैं उसके बारे में क्या सोचूंगा, मुझे नहीं पता। फिर ब्रिटनी कहती है मैं जानती हूँ, ये तुम्हारे लिए एक बड़ा सवाल है, इसीलिए तो मैं तुमसे इधर उधर की बातें कर रही थी। चलो अपने पापा के बारे में कुछ बताओ। जेमी बताता है कि मेरे पापा बहुत ही मेहनती आदमी हैं, वो पैसे कमाने के लिए घंटों मेहनत करते हैं। फिर ब्रिटनी पूछती है कि क्या तुम्हारे पापा कभी गुस्सा करते हैं। जेमी कहता है कभी कभार, लेकिन कभी मारते नहीं, उनका गुस्सा नॉर्मल होता है और ऐसा गुस्सा तो सभी करते हैं। क्या आप यहाँ पर मुझसे मेरे पापा के बारे में जानने आई हैं? ब्रिटनी कहती है वो तुम्हारी लाइफ से जुड़े हुए हैं, इसीलिए मैं उनके बारे में पूछ रही हूँ। चलो अब तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम स्पोर्ट्स खेलते हो। जेमी कहता है कभी कभी, लेकिन अक्सर मैं ना खेलने का बहाना बना देता हूँ, जैसे पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, इस तरह के बहाने। लेकिन मेरे पापा मुझे खेलता हुआ देखकर चीयर करते हैं।
और अगर मैं कोई गलती कर दूं तो वो मुझसे मुंह फेर लेते हैं। शायद वो नहीं चाहते कि मैं उनको उदास देखूं। फिर ब्रिटनी कहती है कि इसका मतलब वो तुमसे शर्मिंदा हो जाते हैं कि तुम अच्छा नहीं खेलते। ये बात सुनकर जेमी चिढ़ जाता है और कहता है कि आपको ये बात नहीं करनी चाहिए थी। वो अपने बेटे से शर्मिंदा कभी नहीं होंगे। फिर ब्रिटनी बताती है कि मैंने भी स्कूल में कभी स्पोर्ट्स नहीं खेला। जेमी कहता है मुझे तो आप बहुत चालाक लग रही हैं, क्योंकि आपको तो देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता। फिर ब्रिटनी बताती है कि मैंने फोन पर तुम्हारे डैड से बात की थी, वो तुम्हारे लिए परेशान है। ये भी मेरे काम का हिस्सा है, लेकिन मैं इसके बारे में तुम्हें ज्यादा नहीं बता सकती। फिर जेमी पूछता है कि क्या आप मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकती हैं? ब्रिटनी कहती है ये सब मेरे हाथ में नहीं है। फिर जेमी कहता है कि आप लोग मुझे जेल में क्यों नहीं डाल देते, ऐसे बार बार परेशान क्यों करते हैं? फिर ब्रिटनी कहती है कि तुम्हारे लिए सही जगह अवेलेबल नहीं है, ये एक सिक्योर ट्रेनिंग सेंटर है। जेमी कहता है यहाँ कौन सी ट्रेनिंग देते हो, ये तो एक टॉर्चर सेंटर है, यहाँ लोगों को तड़पाया जाता है। मैं दिन रात यहाँ पर लोगों के चीखने की आवाजें सुनता हूँ, मुझे तो ये कोई पागलखाना लगता है। मेरे दोस्त रायन को देखो, वो तो घर पर है और मुझ पर खून का इल्जाम है, लेकिन अभी तक साबित नहीं हुआ। फिर वो गुस्सा हो जाता है। ब्रिटनी कहती है प्लीज तुम बैठ जाओ, वरना मैं यहाँ से चली जाऊंगी। फिर वो गुस्से में हॉट चॉकलेट का कप गिरा देता है और कहता है कि मुझे नहीं बैठना, आप मुझे नहीं बताएंगे कि मुझे कब बैठना है, आप मुझे कंट्रोल नहीं कर सकती। ये बात अपने छोटे से दिमाग में घुसा लो। तभी शोर सुनकर बाहर से एक गार्ड आता है और पूछता है क्या सब कुछ ठीक है? ब्रिटनी कहती है सब ठीक है। फिर जेमी कहता है कि इस तरह से चिल्लाने के लिए माफी चाहता हूँ। तभी ब्रिटनी गार्ड को कहती है कि प्लीज आप मेरे लिए एक कप चाय मंगवा दो। फिर जेमी कहता है प्लीज क्या आप मुझे एक कप हॉट चॉकलेट लाकर दे सकती हैं, अगर आपका मन हो तो। फिर ब्रिटनी वहां से बाहर चली जाती है और अकेले में जाकर थोड़ा रिलैक्स होने की कोशिश करती है। तभी वहां पर सिक्योरिटी ऑफिसर आता है और पूछता है क्या आप ठीक हैं? ब्रिटनी कहती है मुझे अभी की रिकॉर्डिंग देखनी है। फिर वो ऑफिसर ब्रिटनी को सिक्योरिटी रूम में ले जाता है। ब्रिटनी जेमी की बॉडी लैंग्वेज देखना चाहती थी और फिर कुछ ही देर बाद वो वहां से चली जाती है। फिर वो सीधा जेमी के पास जाती है और कहती है देखो मैं कोई पुलिस ऑफिसर नहीं हूँ और ना ही तुम्हारा कन्फेशन सुनने आई हूँ, मैं बस यहाँ पर तुम्हें समझने के लिए आई हूँ कि तुम्हारी सोच क्या है। फिर जेमी कहता है आप अपने सवाल पूछिए, मैं आपको सभी जवाब दूंगा। फिर ब्रिटनी कहती है सॉरी, मैं तुम्हारी चॉकलेट लाना तो भूल ही गई। लेकिन जेमी कहता है रहने दीजिए, आप बैठ जाइए प्लीज, आप अपने सवाल पूछिए। ब्रिटनी पूछती है कि तुम्हारे डैड तुम्हारी मॉम से कैसे पेश आते हैं? जेमी कहता है आप तो मेरे डैड के पीछे ही पड़ गई, इस सब के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, मेरे डैड नहीं। फिर वो पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई फीमेल फ्रेंड है? जेमी जवाब देता है नहीं। फिर वो पूछती है कि लड़कियों के बारे में तुम क्या सोचते हो? जेमी कहता है वो मुझे अच्छी लगती हैं, लेकिन मैं लड़कीबाज नहीं हूँ। फिर ब्रिटनी पूछती है कि अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड होती तो क्या तुम उसको घुमाने ले जाते? जेमी कहता है हाँ, मैं उसको हॉरर मूवी दिखाने ले जाता। फिर ब्रिटनी पूछती है क्या तुम उसको किस करते? जेमी कहता है हाँ, क्या ऐसे सवाल आपको अलाउड हैं? ब्रिटनी कहती है हाँ, तुम मेरी बात का जवाब दो, तुम उसके साथ क्या करते? फिर जेमी हिचकिचाते हुए कहता है कि शायद मैं उसको टच करता या फिर किस। ब्रिटनी पूछती है कहाँ कहाँ पर टच करते? जेमी कहता है जहाँ पर मेरा मन करता वहाँ, सब जगह टच करता। फिर ब्रिटनी कहती है कि तुम्हें लगता है कि एक 13 साल के स्ट्रेट लड़के के लिए ये सब नॉर्मल है, एक लड़की की चेस्ट और उसके बैक साइड को टच करना। फिर वो पूछती है कि बिना कपड़ों के टच करते या फिर कपड़ों के ऊपर से? जेमी कहता है शायद दोनों तरह से, और मैं ये सब पहले भी कर चुका हूँ। 2 लड़कियों ने मेरे सामने अपनी टी शर्ट ऊपर कर दी थी और मैंने उन्हें टच किया था। फिर एक ने मेरी पैंट में हाथ डाला और छू लिया, मुझे मजा आया पर उतना नहीं आया। जेमी की बातें सुनकर ब्रिटनी हैरान रह जाती है कि एक 13 साल का लड़का इतना सब कैसे कर सकता है। जेमी को भी लगता है शायद वो कुछ ज्यादा ही बोल गया, इसलिए वो अपनी बात से पलट जाता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ना ही किसी लड़की ने मेरे सामने अपने कपड़े उतारे और ना ही मैंने उनको छुआ। मैंने तो बस अपनी 2 क्लासमेट की बिना कपड़ों वाली फोटो देखी थी, बल्कि पूरी क्लास ने देखी थी। फिर ब्रिटनी पूछती है क्या केटी उनमें से एक थी? उसको देखकर तुम्हें कैसा फील हुआ? जेमी कहता है अच्छा लगा था। जब हम अपने किसी जानकार की ऐसी फोटो देखते हैं तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन केटी को देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो फ्लैट थी। उसकी फोटो स्कूल में सभी के पास थी क्योंकि उसने वो फोटो फिजिट के पास भेजी थी। शायद वो उसको लाइक करती थी क्योंकि फिजिट ने उसको प्रपोज किया था, लेकिन फिर उसने केटी की फोटो को सब में बांट दिया। अब कोई भी लड़की उस पर विश्वास नहीं करेगी। फिर ब्रिटनी पूछती है क्या लड़कियां तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होती है? जेमी कहता है नहीं, क्योंकि मैं बदसूरत हूँ। ब्रिटनी कहती है ओह,
तो फिर तुम्हें कैसा फील होता है? ये बात सुनकर जेमी कहता है कि आपको कहना चाहिए था ऐसा नहीं है, तुम बदसूरत नहीं हो। क्या आप नॉर्मल लोगों की तरह बात नहीं कर सकती? आपको क्या पता कि बदसूरत होना कैसा होता है? आप तो खूबसूरत हो ना। दूसरा साइकोलॉजिस्ट आपसे ज्यादा बेहतर था, वो समझ जाता था कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। फिर ब्रिटनी कहती है कि जज को 2 लोगों के ओपिनियन चाहिए। ये बात सुनकर जेमी फिर से गुस्सा हो जाता है और चिल्लाने लगता है कि आप मुझे फंसाना चाहती हो, आप जबरदस्ती मुझसे चीजें उगलवा रही हैं। लेकिन तभी बाहर से गार्ड आवाज लगाता है, जेमी शांत हो जाओ। फिर जेमी धीरे धीरे ब्रिटनी के पास आता है और कहता है कि ये क्या हरकत थी? क्या आप कोई महारानी हो जो आपका सिपाही मुझे तेज बोलने से रोक रहा है? फिर वो अचानक से ब्रिटनी को डरा देता है। फिर वो गुस्से में इधर उधर घूमने लगता है और फिर गुस्सा शांत होने के बाद आराम से बैठ जाता है। ब्रिटनी पूछती है, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं यहाँ से चली जाऊं? जेमी कहता है, ये सब मेरे हाथ में थोड़ी है। फिर ब्रिटनी पूछती है कि पिछले सेशन में तुमने कहा था कि स्कूल में सब बच्चे तुम तीनों दोस्तों को डम समझते हैं, तुम तीनों को ही बुली किया जाता था। बच्चे खिड़कियों से तुम पर थूकते थे, तुम्हें गालियां देते थे, तुम पर कभी कभी हाथ भी उठाया जाता था। क्या ये बात सही है? जेमी कहता है, हाँ, वो मुझ पर थूकते थे और मुझे धक्का भी देते थे। फिर ब्रिटनी पूछती है कि तुमने अपने इंस्टा पर कई सारी मॉडल्स को फॉलो किया हुआ है, तुमने अपनी खुद की भी फोटो अपलोड की है, शायद ये सोचकर कि लोग तुम्हें पसंद करेंगे, कोई लड़की तुमसे अट्रैक्ट हो जाएगी और तुमसे बातें करने लगेगी। क्या ये सही है? जेमी कहता है, नहीं। फिर ब्रिटनी जेमी को केटी के कमेंट दिखाती है जिसमें वो जेमी को बुली कर रही थी और कहती है कि उसके कमेंट को कई सारे लोगों ने लाइक भी किया है। जेमी कहता है कि वो सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। फिर ब्रिटनी पूछती है कि क्या उसने ऐसा किसी और के साथ भी किया था या फिर सिर्फ तुम्हारे साथ? जेमी कहता है, सिर्फ मेरे साथ, क्योंकि मैं बदसूरत हूँ। फिर ब्रिटनी पूछती है कि क्या तुमने उसे कुछ भी नहीं कहा? जेमी कहता है, मैं जानता हूँ, आपने उसकी मर्डर वाली वीडियो देखी है, इसीलिए आप ये बात मुझसे पूछ रही हैं। वो वीडियो नकली भी तो हो सकती है, मैंने उसे नहीं मारा, वो कमीनी थी, मुझे उसे मारना चाहिए था लेकिन नहीं मारा। मैंने तो बस उसे उसकी फोटो लीक होने के बाद डेट के लिए पूछा था, क्योंकि उस समय हर कोई उसको बॉडी शेमिंग कर रहा था। मुझे तो लगा कि शायद वो कमजोर पड़ गई है, इसलिए शायद वो मुझे लाइक करने लगे। कैसा लगा मेरा आइडिया? फिर ब्रिटनी कहती है, तो तुम उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर उसके करीब जाना चाहते थे? जेमी कहता है, हाँ, चाहे वो फ्लैट थी पर फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने उसे मेले में चलने के लिए पूछा लेकिन उसने मना कर दिया और फिर उसके बाद उसने मुझे बुली करना शुरू कर दिया। उस रात मैं चाहता तो उसके साथ कुछ भी कर सकता था, मेरे पास चाकू था, लेकिन फिर भी मैंने उसको हाथ तक नहीं लगाया। मेरी जगह कोई और होता तो उसका फायदा जरूर उठाता, लेकिन मैं दूसरों से बेहतर हूं ना। फिर वो सैंडविच खाने लगता है। तभी ब्रिटनी उससे पूछती है कि क्या तुम्हें मौत का मतलब पता है? मौत का मतलब है कोई इंसान अगर मर जाता है तो कभी भी लौटकर वापस नहीं आता। और तुम केटी के करैक्टर के बारे में बात कर रहे हो। जेमी, ये हमारा आखिरी सेशन है, मेरी सलाह है कि आगे जो भी हो, तुम्हें जो भी मेंटल हेल्थ सर्विस ऑफर की जाए, तुम उसका फायदा उठाने की कोशिश करना, इससे तुम्हें फायदा होगा। फिर जेमी पूछता है कि आप मुझसे मिलने के लिए वापस तो आओगे ना? ब्रिटनी कहती है, अफसोस, अब मुझे कहीं और जाना है, मुझे समय देने के लिए धन्यवाद। अब हमारी जो भी बात हुई है मैं जज को बताऊंगी और उनसे कहूंगी कि वो भी तुम्हें समझने की कोशिश करें। फिर जेमी पूछता है, क्या आप मुझसे मिलने के लिए कभी नहीं आओगी? प्लीज बताइए, क्या मैं आपको पसंद हूँ? आप मेरे बारे में क्या सोचती हो? क्या मैं आपको थोड़ा सा भी पसंद नहीं? फिर वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैंने आपको जो कुछ भी बताया है वो आप किसी को भी नहीं बताएंगी, सोचना भी मत। फिर गार्ड उसको पकड़ लेता है ताकि वो खुद को या ब्रिटनी को नुकसान ना पहुंचा सके। फिर बाहर जाकर वो चिल्लाकर कहता है कि मेरे डैड को बोल देना मैं यहाँ पर ठीक हूँ, मुझे यहाँ पर मजा आ रहा है। जेमी के जाने के बाद ब्रिटनी चैन की सांस लेती है और सोचती है, क्या बवाल लड़का है ये। इसको बिल्कुल भी अफसोस नहीं था कि इसने एक लड़की की जान ली है, बल्कि वो तो खुद ब्रिटनी को उलझाने की कोशिश कर रहा था। अब लास्ट एपिसोड में जानेंगे कि जेमी के घर वालों को किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, 4th एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस एपिसोड में जेमी के घर वालों की मेंटली पोजीशन दिखाई गई है कि जेमी की सिर्फ एक गलती के कारण उनको किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। इनको तो आप जानते ही होंगे, ये है जेमी के फादर एडी मिलर। आज इनका जन्मदिन है। बेटे के जेल में चले जाने के कारण ये उदास हैं, इसलिए अपने बर्थडे की इनको बिल्कुल भी खुशी नहीं है। फिर जब ये अपने घर के अंदर जाते हैं तो इनकी वाइफ इनको बर्थडे विश करती है
और कहती है कि आज मैं तुम्हारे बर्थडे पर कोई खास डिश बनाने वाली हूँ। फिर एडी अपने टेबल पर रखे कुछ लेटर को ओपन करके देखता है जिनमें बर्थडे विश के लिए ग्रीटिंग वगैरह थे। एक ग्रीटिंग एडी के फादर ने भी भेजा था और साथ में 5 पाउंड भी। और उनको देखकर एडी को बिल्कुल भी खुशी नहीं होती क्योंकि 5 पाउंड में आजकल आता ही क्या है। उनमें से एक ग्रीटिंग उसके बेटे जेमी ने भी भेजा था जिस पर उसने अपने पापा की फोटो बनाई थी। उसको देखकर एडी इमोशनल हो जाता है। तभी वहां पर उसकी बेटी आती है और कहती है, डैड क्या आपने अपनी वैन देखी? किसी ने उसके ऊपर नॉन्स लिख दिया है। फिर एडी उसको अपने हाथ से मिटा कर देखता है लेकिन वो पेंट सूख चुका था। फिर वो अपने सामने खड़ी अपनी पड़ोसन एलन से पूछता है कि क्या तुमने देखा कि ये किसने किया है? वो मना कर देती है। फिर वो कहता है, जाओ पुलिस को कॉल करो क्योंकि उन्होंने ही कहा था कुछ भी हो तो फोन करना। फिर वो अपनी बेटी को हौसला देता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वो अपने दूसरे पड़ोसी से पूछता है कि ये किसने किया है, लेकिन वो भी मना कर देता है। फिर जब वो अंदर जाता है तो उस समय उसकी वाइफ पुलिस में कंप्लेंट लिखवा रही थी। फिर पुलिस वाले कहते हैं कि तुम कार की फोटो खींचकर हमारे पास मेल कर दो। फिर वो ये काम अपनी बेटी को सौंप देती है और खुद अंदर एडी को संभालने चली जाती है। फिर वो एडी को कहती है कि आज तुम्हारा बर्थडे है और किसी ने तुम्हारा बर्थडे खराब कर दिया। एडी कहता है, शांत हो जाओ, उनको तो नहीं पता होगा ना कि आज मेरा बर्थडे है। फिर उसकी वाइफ कहती है कि तुम मुझ पर गुस्सा क्यों हो रहे हो? एडी कहता है, देखो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कह रहा, बस जो हो गया वो हो गया, तुम प्लीज जाओ और हमारी बेटी को संभालो। फिर वो अपने बेटे का रोना लेकर बैठ जाती है। ये नहीं सोचती कि मेरा पति परेशान है, उसको और परेशान ना करूं। फिर वो कहती है कि मेरी मॉम ने कहा है कि वो तुम्हें काम दिला देगी। लेकिन एडी कहता है कि अब काम कहां से बीच में आ गया? मुझे काम के लिए तुम्हारी मॉम की सिफारिश की जरूरत नहीं, मैं खुद ढूंढ लूंगा और मैं ये जगह छोड़कर लिवरपूल नहीं जाने वाला। वहां पर माहौल और भी बदतर होगा, तुम बस हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। फिर वो एक बाल्टी में सर्फ घोलता है ताकि अपनी कार पर लगे पेंट को साफ कर सके। फिर हड़बड़ाहट में उसके हाथ से थोड़ा पानी बिखर जाता है और वो अपनी वाइफ से माफी मांगता है। उस समय बाहर बैठी उसकी बेटी अपने मॉम डैड की तू मैं सुन रही थी। फिर वो अपने रूम में जाती है और अपनी कार की फोटोज को पुलिस के पास मेल कर देती है। तभी उसकी माँ वहां पर आती है और कहती है कि मैं जेमी के रूम में सफाई कर रही थी, मुझे उसकी याद आ रही है। फिर उसकी बेटी कहती है कि मैं तो उससे मिलने भी नहीं जा सकती। तभी नीचे से उसके पति की आवाज आती है कि मुझे बड़ा वाला स्पंज नहीं मिल रहा। फिर वो अपने पति की हेल्प करने के लिए नीचे जाती है, लेकिन तब तक एडी को स्पंज मिल जाता है। फिर वो अपनी कार पर लिखी हुई वर्डिंग को साफ करने की कोशिश करता है, लेकिन वो साफ नहीं होती। फिर वो गुस्से में अपने पड़ोसी को कहता है, क्या मैं तुम्हारे लिए चेयर लेकर आऊं? आराम से बैठकर देख लेना मैं क्या कर रहा हूँ। फिर वो लोग थैंक यू कहकर अंदर चले जाते हैं। फिर एडी कहता है, भाड़ में जाओ बूढ़ी साली, देख लूंगा। तभी वहां से साइकिल पर 2 लड़के गुजरते हैं और कहते हैं, क्यों, मजा आया ना नॉन्स? फिर एडी समझ जाता है कि यह काम इन्हीं दोनों शरारती लड़कों का है, लेकिन वो लड़के बचकर निकल जाते हैं और दूर जाकर बार बार एक ही बात चिल्लाते हैं, नॉन्स। दोस्तों, हमारी कार या बाइक पर छोटी सी भी खरोच आ जाए तो हमें कितना दुख होता है, लेकिन इन लड़कों ने तो एडी की कार की पूरी एक साइड खराब कर दी थी। फिर वो अंदर जाकर अपनी वाइफ को बताता है कि पेंट निकल नहीं रहा, हमें कार शॉप में जाना होगा अभी की अभी, क्योंकि मैं ऐसी वर्डिंग वाली कार लेकर कहीं नहीं जा सकता, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। फिर वो अपनी वाइफ और बेटी को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसकी गैर मौजूदगी में कोई पीछे से आकर उन दोनों को परेशान ना करे। फिर ना चाहते हुए भी उसकी वाइफ और बेटी साथ चलने के लिए मान जाती है। फिर वो दोनों कार में जाकर बैठ जाती हैं। तभी एडी भी वहां पर आता है और जोर से चिल्लाकर अपनी पड़ोसन को कहता है, क्या पीछे से तुम मेरे घर पर नजर रखोगी एलन? बाकी के पड़ोसियों को भी कह देना, आजकल यही तो तुम लोगों के पास काम है। फिर ड्राइव करते वक्त वो अपनी बेटी को कहता है, बेटा कोई ढंग का म्यूजिक लगाओ, एक काम करो तुम दिलजीत का गाना लगाओ, कोई ऐसा गाना लगाना जिसको सुनकर दिल खुश हो जाए। फिर वो अपनी फैमिली को बताता है कि कार शॉप से आने के बाद हम लोग घूमने के लिए जाएंगे या फिर कोई पिक्चर देखने के लिए जाएंगे। उसकी बेटी कहती है, ये आइडिया मुझे ठीक लगता है। फिर रास्ते में वो दोनों अपने पुराने दिनों को याद करके अपना मन बहलाने की कोशिश करते हैं। फिर कुछ देर बाद वो लोग कार शॉप में पहुंच जाते हैं, जहां पर कार से रिलेटेड ही सामान मिलता था। फिर वो अपनी वाइफ का हाथ पकड़कर अंदर जाने लगता है। उसकी बेटी कहती है, पापा आप मम्मी का हाथ छोड़ो, मुझे शर्म आ रही है। फिर वो अपनी फैमिली को कहता है कि मैं पेंट उतारने वाला कुछ सामान ढूंढ कर लाता हूँ, तुमसे यहीं पर आकर मिलूंगा। फिर वो एक सेल्समैन से पूछता है
कि किसी ने मेरी कार के ऊपर पेंट डाल दिया है, उसको उतारने के लिए मुझे कुछ चाहिए। फिर वो लड़का कहता है कि मेरा एक साथी है बिल्लू नशेड़ी, वो आपकी हेल्प कर सकता है। फिर वो बिल्लू नशेड़ी को आवाज लगाता है। फिर जैसे ही बिल्लू वहां पर आता है, एडी उसको बताता है कि किसी ने मेरी कार पर पेंट डाल दिया है, अब वो कैसे उतरेगा। बिल्लू कहता है कि आपको प्रेशर वॉश करना चाहिए था और वॉश करने के बाद माइक्रोफाइबर से सर्कुलर पोजीशन में पहुंचना होगा। आपकी किस्मत अच्छी हुई तो पेंट निकल जाएगा, वरना पूरी कार को दोबारा से पेंट करना होगा। फिर एडी कहता है कि मैं ये सब अफोर्ड नहीं कर सकता, बस तुम मुझे ये बताओ कि ब्लू पेंट कहाँ मिलेगा, मुझे बस अपनी कार से निशान हटाने हैं, ये काम मैं खुद कर लूंगा। फिर बिल्लू कहता है सर, मैंने आपको पहचान लिया कि आप कौन हैं। मैंने फेसबुक पर आपके बारे में पोस्ट पढ़ी थी, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता था, मैं आपका दुख समझता हूँ। मैं जानता हूँ जेमी ने कुछ नहीं किया, पुलिस वालों ने बस झूठी कहानी बनाई है। आपको अपने बेटे के लिए एक अच्छा लॉयर हायर करना चाहिए। क्राउड फंडिंग से बहुत से लोग आपकी पैसों वाली हेल्प भी करेंगे। फिर वो एडी को ब्लू पेंट देकर वहां से चला जाता है। एडी के दिल में तो थी कि बिल्लू नशेड़ी के कान के नीचे एक लगाए, लेकिन फिर वो वहां पर और कस्टमर्स को देखकर वहां से चला जाता है। अब उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे, इसलिए उसको अपनी बेटी की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। फिर वो पेंट के पैसे देकर वहां से चला जाता है। बाहर जाते ही उसकी वाइफ बताती है कि मैंने अपने घर के लिए एक पौधा लिया है। फिर जब वो अपनी कार के पास जाता है तो उसकी नजर उन्हीं लड़कों पर पड़ती है जिन्होंने उसकी कार के ऊपर येलो पेंट डाला था। फिर वो भागकर उन लड़कों के पास जाता है और उनमें से एक लड़के को पकड़ लेता है। वो लड़का कहता है सर, मैं मजाक कर रहा था। एडी कहता है क्या जिंदगी में हर चीज मजाक होती है? तुम लोगों के एक मजाक ने मेरी पूरी फैमिली का मूड ऑफ कर दिया है। अगर मेरे सामने हंसा तो एक झापड़ मारकर तुम्हारी सारी हंसी निकाल दूंगा। आइंदा किसी के साथ भी ऐसा मजाक मत करना, चल निकल यहाँ से। फिर वो लड़का पैदल ही वहां से जाने लगता है। फिर वो गुस्से में उसकी साइकिल भी फेंक देता है और कहता है ले जा अपनी सड़ी हुई बाइक को। फिर वो गुस्से में अपनी कार के पास जाता है और उस पेंट वाली बाल्टी को खोलकर वो सारा पेंट अपनी कार के ऊपर ही बिखेर देता है और फिर उस बाल्टी को दूर फेंक देता है। उसकी ये हालत देखकर उसकी फैमिली परेशान हो जाती है। तभी अंदर से एक सिक्योरिटी गार्ड आता है और चिल्लाकर कहता है कि ये गंद साफ कौन करेगा, क्या तुम साफ करोगे? एडी कहता है मैं साफ नहीं करूंगा, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, करवा लेना। अगर बकवास की तो मैं तुम सबका मुंह तोड़ दूंगा। चुपचाप अंदर जाओ और अपना काम करो। उसके इस बर्ताव से उसकी वाइफ और बेटी दोनों डरे हुए थे। फिर पूरे रास्ते वो किसी से कोई भी बात नहीं करता। तभी रास्ते में उसके फोन पर एक कॉल आती है। ये कॉल आई थी स्टैंडलिंग सिक्योर ट्रेनिंग सेंटर से। फिर ऑपरेटर कहता है कि ये कॉल रिकॉर्ड की जा रही है और हमारा स्टाफ आपकी सारी बातें सुन सकता है। अगली आवाज आपके बेटे की होगी। तभी जेमी कहता है डैड, आपको बर्थडे विश करना था। एडी कहता है तुमने कॉल किया, मुझे अच्छा लगा बेटा, तुमने जो कार्ड भेजा था वो भी मुझे अच्छा लगा। फिर वो पूछता है बेटा सब ठीक ठाक तो है ना, वहाँ का माहौल पहले से बेहतर हुआ? जेमी कहता है सब कुछ ठीक है, यहाँ कुछ लोगों को छोड़कर सबका बर्ताव ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाएंगे, वरना मैं उनकी कंप्लेंट करूंगा। फिर वो पूछता है पापा आप क्या कर रहे हैं? एडी कहता है बेटा हम नाश्ता करने जा रहे हैं और उसके बाद शायद हम पिक्चर देखने के लिए जाएंगे। फिर जेमी हिचकिचाते हुए कहता है डैड डेट नजदीक आ रही है और मैं चाहता हूँ कि मैं अपना जुर्म कबूल कर लूँ। ये बात सुनकर वैन में सन्नाटा छा जाता है। फिर जेमी दोबारा से कहता है डैड आई एम सॉरी, मैं अपना जुर्म कबूल कर रहा हूँ। तभी बीच में ही उसकी माँ बोल पड़ती है और कहती है बेटा हम भी यहीं पर हैं, वहाँ पर खाना तो ठीक मिलता है ना? जेमी कहता है मुझे लगा कॉल पर सिर्फ डैड है। फिर उसकी बहन भी उससे थोड़ी बहुत बातें करती है। फिर जेमी कहता है अब मैं फोन रख रहा हूँ क्योंकि पीछे लाइन लगी है। फिर वो अपने पापा को अगेन सॉरी कहता है और बर्थडे विश करके फोन काट देता है। अब उनका गुस्से भरा माहौल दुख में बदल जाता है क्योंकि अब सबका ध्यान वैन से हटकर जेमी की तरफ कन्वर्ट हो गया था। फिर अपने घर पर जाकर जेमी की माँ फूट फूट कर रोने लगती है। फिर वो अपना चेहरा ठीक करके अपने हस्बैंड के पास जाती है और कहती है कि आज रहने दो, हम फिर कभी चलेंगे। फिर वो दोनों बैठकर अपने बेटे के बारे में बात करने लगते हैं। मैंडा कहती है कि तुम उस दिन उसके साथ थे, क्या तुमने वो वीडियो देखी थी जिसमें वो उस लड़की को मार रहा था? फिर एडी चिल्लाकर कहता है देखो मैं ही अंदर क्यों गया, तुम अंदर क्यों नहीं गई, ये सब बातें भूल जाओ। फिर उसकी वाइफ कहती है कि मैं इस बारे में नहीं बोल रही थी, मैं तो बस वीडियो की बात कर रही थी। मैं जानती हूँ तुम इस वक्त गुस्से में हो, लेकिन शायद हमारे बेटे का जुर्म कबूल करना ही हम सब के लिए ठीक होगा और अंदर ही अंदर तुम भी ये बात जानते हो। फिर एडी कहता है कि उस दिन मुझे किसी की बात पर भी यकीन नहीं था, लेकिन जब मैंने वो वीडियो देखी
तो मेरा दिमाग सुन्न हो गया। फिर उसकी वाइफ रोते हुए कहती है, जब जेमी स्कूल से घर आता था तो सीधा अपने रूम में जाकर दरवाजा बंद करता और कंप्यूटर ऑन करके बैठ जाता। रात के 1 बजे भी जब उसके रूम की लाइट ऑन होती तो मैं उसको आवाज लगाकर कहती थी, बेटा बंद कर दो, सुबह तुम्हें स्कूल भी जाना है। फिर वो साथ की साथ लाइट बंद कर देता था। उसने कभी भी कुछ नहीं बोला। फिर एडी कहता है कि आजकल तो सभी बच्चे ऐसे ही करते हैं, हमें क्या पता कि वो अपने रूम में क्या क्या करते हैं, हम हमेशा तो उन पर नजर नहीं रख सकते ना। फिर उसकी वाइफ कहती है कि उसका गुस्सा बहुत तेज है, तुम्हारी तरह। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हमें उस पर कंट्रोल करना चाहिए था, उस पर नजर रखनी चाहिए थी। फिर एडी बताता है कि जब मैं छोटा था तो मेरे पापा मुझे बुरी तरह से मारा करते थे, कभी कभी तो बेल्ट से पीटा करते थे। तब मैंने खुद से वादा किया कि मैं अपने बच्चों के साथ ऐसा कभी नहीं करूंगा, और मैंने किया भी नहीं। मैं खुद को उनसे बेहतर समझने लगा था, लेकिन मैं उनसे बेहतर नहीं हूँ। अगर मैंने जेमी की पिटाई की होती तो शायद वो इतना बड़ा गलत कदम कभी नहीं उठाता। मैं उसको खिलाने के लिए ले जाता था। जब वो अच्छा नहीं खेलता था तो दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे और वो मेरी तरफ देखता रहता था कि शायद मैं उन्हें कुछ कहूंगा, लेकिन मैं उससे नजरें भी नहीं मिला पाता था। फिर एक दिन उसने कंप्यूटर की जिद की और हमने उसको कंप्यूटर ला कर दिया। उसने कीबोर्ड, हेडफोन जो भी मांगा हमने वो सब ला कर दिया। फिर जब मेरा बिजनेस थोड़ा फैलना शुरू हुआ तो मैं उस पर ध्यान ही नहीं दे पाया। मुझे बस इस बात की तसल्ली थी कि वो अपने रूम में सुरक्षित है, लेकिन वो अपने रूम में क्या करेगा ये कभी सोचा ही नहीं। फिर उसकी वाइफ कहती है कि तुम एक अच्छे डैड हो और हमेशा थे। जानते हो उसने तुम्हें ही अंदर क्यों बुलाया? क्योंकि उसे तुम पर विश्वास था कि तुम उसे बचा लोगे, लेकिन उसको बचाना तुम्हारे हाथ में नहीं था। शायद उसकी परवरिश करने में हमसे ही कोई गलती हुई है। फिर एडी कहता है कि वो बार बार मुझसे एक ही बात बोलता रहा, मैंने नहीं किया डैड, मैंने नहीं किया, और मैंने मान लिया। काश मेरी जगह तुम उसके साथ अंदर गई होती, शायद तुम मुझसे बेहतर संभाल पाती। तभी वहां उसकी बेटी आ जाती है और कहती है, पापा मैं उन लड़कों को जानती हूँ जिन्होंने हमारी वैन का बुरा हाल किया है, वो बहुत ही कमीने लड़के हैं। फिर उसके पापा पूछते हैं कि वो लड़के तुम्हें परेशान तो नहीं करते ना? लीसा कहती है नहीं। फिर वो कहती है कि हम मूवी देखने बाहर नहीं जाएंगे, घर पर ही देखेंगे, आप खाने पीने का सामान घर पर ही ले आना। फिर मैंडा लीसा को लेकर नीचे चली जाती है। एडी ऊपर खड़ा खड़ा सोचता रहता है कि हमारी बेटी की परवरिश भी तो हमने ही की है ना, फिर वो क्यों नहीं बिगड़ी। फिर वो अपने बेटे जेमी के रूम में जाता है और वहां पर उसका सामान देखकर इमोशनल हो जाता है, क्योंकि इस रूम में जो भी चीजें उसने अपने छोटे छोटे हाथों से जचाई थी, अब वो छोटे छोटे हाथ कभी भी इन चीजों को दोबारा नहीं छुएंगे। बस यही सब बातें याद करके एडी फूट फूट कर रोने लगता है। कहीं ना कहीं इसको इस बात की तो तसल्ली थी कि इसका बेटा जहां भी है जिंदा तो है, लेकिन जिस लड़की को उसने मारा है उसकी फैमिली का क्या हाल हुआ होगा। दोस्तों, अपने बच्चों के नेचर का सबसे पहले अपने माँ बाप को ही पता चलता है। अगर बच्चा गुस्से वाला है या फिर सनकी है तो उस पर पहले से ही ध्यान देने की जरूरत है, वरना बाद में एडी और उसकी फैमिली की तरह पछतावा ही रह जाता है। दोस्तों, आपको ये छोटी सी सीरीज कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। मैं जानता हूँ अगर आपके भी छोटे छोटे बच्चे हैं तो आप इस सीरीज को देखकर इमोशनल हो गए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको मेरा काम पसंद आया होगा तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और प्लीज इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।